हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए सेशन में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के जो वो योग है, व्यकलन है और उसका जो मल्टीप्लाई है वो किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से इसमें जो अन्य ऑपरेटर है वो काम करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का योग और उसका व्यकलन। मैट्रिक्स का योग एवं व्यकलन। मैट्रिक्स के योग और व्यकलन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार इसका जो योग है और व्यकलन किया जाता है। योग और व्यकलन का मतलब हो गया इसका जोड़ और घटाव, यानी मैट्रिक्स अगर हमें दे दी जाती है तो उसका योग किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार उसको घटाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मैट्रिक्स के योग की। जैसे हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इनका योग और व्यकलन तभी होगा जब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी इक्वल होगी, यानी इसके अंदर पंक्ति और ये जो अपने स्तंभ हैं उनकी संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए, उनका जो क्रम है यानी m क्रॉस n है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों का। यानी a बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास aij m क्रॉस n है, तो दूसरा क्या होगा b बराबर भी क्या होना चाहिए bij m क्रॉस n। यानी इसमें जितने पंक्ति है उतने ही पंक्ति इसके अंदर होनी चाहिए बी के अंदर, यानी जिनका हम योग कर रहे हैं उन अवयवों के अंदर उतने ही स्तंभों की संख्या ए के अंदर है जितनी एन के बी के अंदर होगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो अवयव हैं ए और बी के अंदर उन अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, उनकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए, तभी इनका योग और व्यकलन किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं ए प्लस या माइनस बी की, यानी ए का मैट्रिक्स ए है ये और ये मैट्रिक्स बी है, इनका योग और व्यकलन, व्यकलन का मतलब हो गया इसका घटाव, ठीक है। तो किस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जा सकता है दोस्तों, तो अपने क्या करेंगे, प्रत्येक जो अवयव है इसका जो पहला अवयव है यानी इसमें पहली पंक्ति का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उस बी का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर जो अवयव है उन दोनों को आपस के अंदर अगर योग किया जा रहा है तो उनका हम योग कर देंगे और अदरवाइज व्यकलन किया जा रहा है तो व्यकलन कर देंगे। फॉर एग्जांपल बात करेंगे अपने इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसको जैसे ए आई जे प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, बी आई और जे। तो व्यकलन या योग के पश्चात हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो भी कौन से क्रम की होगी, जिस क्रम की हमने ए और बी मैट्रिक्स लिए है उसी क्रम की हमें मैट्रिक्स प्राप्त होने वाली है, ठीक है। जहाँ पर अपने बात करते हैं आई की, आई बराबर क्या होगा 1 2 3, यानी आई यहाँ पर कौन सी है, पंक्ति की संख्या है, किसकी संख्या है, पंक्ति की संख्या m तक चलेगी। और j क्या है यहाँ पर 1 2 3 से लेकर n तक, यहाँ पर j जो है वो स्तंभों की संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अपने देखते हैं कि योग किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार इसका व्यकलन किया जाएगा। जैसे हमारे पास a बराबर है 2 3 2 1, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ए है। इसी प्रकार हमारे पास मैट्रिक्स बी है, बी के अंदर है 1 2 1 0, ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स बी है। तो इन दोनों का पहले हम करने वाले हैं योग, यानी संक्रिया, योग की संक्रिया अपने अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी करेंगे तो यानी इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव, इन दोनों को हम क्या करेंगे
2 प्लस 1, फिर इसका अवयव है 3 और ये 2, 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0 बराबर 2 और 1 3, ये हो गया यहाँ पर 5, 3 और 1, यानी जो a प्लस बी है वो हमें क्या प्राप्त हुई है, मैट्रिक्स कौन सी किस प्रकार की प्राप्त हुई है, 3 5 3 1 की। ये जो मैट्रिक्स हमें इनके योग के पश्चात यानी ये जो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो हमें ये प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपने क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, व्यकलन करते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, जैसे 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, तो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स वो a माइनस बी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। यानी 2 में से 1 1 और ये 1 और फिर 1 यहाँ पर 1, तो ये जो हमें मैट्रिक्स है वो इस प्रकार की प्राप्त हो गई है। तो हमने इसी प्रकार अगर हमारे पास जो क्रम है वो ज़्यादा बड़े क्रम की कोई हमें मैट्रिक्स मिल जाती है, 3x3 की, 4x3 की, 5x3 की, जो भी है, तो उसका भी हम उनके अवयव के अकॉर्डिंग ऐड या व्यकलन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनके अंदर जो मैट्रिक्स के प्रगुण हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स के प्रगुणों की बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रगुण होते हैं, मैट्रिक्स के प्रगुण। ठीक है, योग के प्रगुण हैं दोस्तों, ये किसके हैं, योग प्रगुण। ठीक है, यानी योग के अंदर कौन कौन से जो संक्रियाएं हैं वो हो सकती है और किस प्रकार होगी और क्या प्राप्त होगा, हम उनके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अपने ले लेते हैं ए बी और सी, कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली है, ये ए बी सी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने चेक करते हैं क्रम विनिमयता की, किसको चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्रम विनिमयता को, कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, कोई 2 मैट्रिक्स, कोई 3 मैट्रिक्स लेते हैं और उनको हम उनका जो क्रम जो है वो चेंज कर देते हैं, तो उन पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो अपने देखते हैं। क्रम विनिमयता क्या होता है दोस्तों, क्रम विनिमय में जैसे हमने बात की कि यदि हम क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं, यानी हमने मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का योग किया है, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, b प्लस a करने पर, यानी मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स b को रख दिया और फिर बाद में a को रख दिया है। अगर अब हम इनका योग करते हैं तो हमें जो वैल्यू जो है वो दोनों की इक्वल प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इक्वल प्राप्त होती है तो क्या होगा, वो क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज वो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो हमने देखी ये ए और बी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का हमने योग किया। ठीक है, तो हमें ये वाली मैट्रिक्स जो मिली। ठीक है, अगर हम इसको क्रम चेंज कर देते हैं, जैसे 1 प्लस 2 करेंगे तो भी हमें 3 प्राप्त होगा, और 2 प्लस 5 करेंगे तो भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और 1 प्लस 2 यानी 3 और 0 प्लस 1 यानी 1। यानी हम देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इनका क्रम चेंज कर देते हैं, पहले मैट्रिक्स ए को रखकर फिर बी के अंदर ऐड कर दिया और फिर उसके पश्चात अगर हम बी को पहले रखकर और ए को ऐड करते हैं इसके अंदर, तो हमें मिलने वाली जो मैट्रिक्स है वो समान प्राप्त होगी। ठीक है, यानी जो इक्वल प्राप्त होने वाली है, यानी ये जो है वो क्रम विनिमय का गुण जो है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर
पाया जाता है। तो आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो हम मैट्रिक्स के लिए, योग के लिए हमें अभी पता है कि क्या ए और बी और ए अगर हम इनका ऐड करते हैं तो जो क्रम विनिमयता है वो सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साहचर्यता की। साहचर्यता के अंदर क्या होता है भी, हमारे पास कोई तीन क्या होते हैं अवयव है जैसे, ठीक है। तो योग के लिए साहचर्यता के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, कोई मैट्रिक्स ए को बी प्लस सी के अंदर ऐड किया है। किसके अंदर ऐड किया है? बी प्लस सी के अंदर। यानी पहले हमारे पास कोई ए बी सी, कोई ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं। तीन मैट्रिक्स का हमने पहले बी और सी के अंदर ऐड कर दिया। बी और सी को हमने किस में ऐड कर दिया? आपस में ऐड कर दिया। और जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसको हमने ए के अंदर ऐड किया, यानी मैट्रिक्स ए और बी प्लस सी मैट्रिक्स को हमने ऐड किया। तो हमें फिर अपने क्या करते हैं, जो प्राप्त होने वाला अवयव है वो किसके बराबर होना चाहिए? अगर पहले हम ए और बी को जोड़ के फिर सी के अंदर जोड़ते हैं तो भी क्या होगा दोस्तों, ये जो मिलने वाली मैट्रिक्स है वो उनकी वैल्यू जो वो समान होगी, ठीक है। यानी वो समान मैट्रिक्स हमें प्राप्त होने वाली है। फिर बात करते हैं हमने योग तत्समक मैट्रिक्स की, योज्य तत्समक मैट्रिक्स की। योज्य तत्समक मैट्रिक्स यानी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं अपने। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स ए या बी या जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर ऐड करने पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमें वही की वही सेम मैट्रिक्स जो है वो प्राप्त हो जाती है, उसे हम योज्य तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम मैट्रिक्स ओ में शून्य मैट्रिक्स हमने पढ़ के आए हैं पीछे। तो शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स के अंदर ऐड करते हैं या शून्य मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ए ही प्राप्त होता है, मैट्रिक्स ए जो है वो ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी योज्य तत्समक मैट्रिक्स की। फिर बात करते हैं इसके अंदर प्रतिलोम मैट्रिक्स की। तो प्रतिलोम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे इसको अपने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हमारे पास जैसे कोई दो मैट्रिक्स है, अगर उनका हम योग करते हैं तो हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है ना। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो एक दूसरे की क्या होगी? योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी। जैसे हमने मैट्रिक्स ए लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया मैट्रिक्स बी को, तो इन दोनों का योग करने के पश्चात हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। या हमने मैट्रिक्स बी ली और इसके अंदर मैट्रिक्स ए को जोड़ दिया या ऐड कर दिया तो हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो ए इसका क्या होगा? योज्य ए। ये जो मैट्रिक्स ए है तो वो बी के लिए क्या होगा? योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स होगा। या बी के ए के लिए बी होगा और बी के लिए ए है जो योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं निरसन नियम की। तो निरसन नियम क्या कहता है दोस्तों? निरसन नियम जो है वो इसमें लागू होता है या नहीं होता है? निरसन नियम क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है दो, ठीक है, उनको हमने ऐड कर दिया। फिर कोई अन्य दो मैट्रिक्स के अंदर हमने जैसे
उनमें से एक मैट्रिक्स है वो उसके अंदर भी है, तो उनको हम अगर ऐड करते हैं तो मिलने वाली जो मैट्रिक्स है तो वो किस प्रकार की होगी, तो उसे अपने देखते हैं निरसन नियम के अंदर। तो हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और प्लस बी है, ठीक है। अगर ये ए प्लस बी बराबर हैं किसके, ए प्लस सी के, यानी हमारे पास ये जो कोई दो मैट्रिक्स है इनका हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ऐड कर दिया हमने तो ये जो बनने वाली मैट्रिक्स है, फिर ए प्लस सी जो है हमने इन दोनों को, ये दोनों अलग मैट्रिक्स है और ये इसके अंदर एक मैट्रिक्स हमने ए को लिया और एक अन्य कोई और मैट्रिक्स ले ली सी, तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं इनको, तो हमें अगर ये इक्वल प्राप्त होती है, क्या होती है दोस्तों, इक्वल प्राप्त होती है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो बी है और ये जो सी है ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी बराबर किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, यानी जो बी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स सी के बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है ये जो मैट्रिक्स ए है वो दोनों के अंदर है, तो दोनों के दोनों दो जो इसके अंदर ऐड भी है, तो बाकी बची हुई जो बी और सी है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी का जो एक और पार्ट है, जैसे अगर हम इसका जो क्रम है वो चेंज कर देते हैं, तो जैसे बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, क्रम चेंज करते हैं तो भी इसमें हमने पढ़ के आए हैं कि विक्रम विनिमयता होती है, तो क्रम विनिमयता है तो भी इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको तो हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इसको जो कैंसिलेशन नियम हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका यानी ये लेफ्ट वाली साइड से और ये राइट साइड से निरसन नियम, जो दोनों साइड से इसका नियम जो वो लागू हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, बी बराबर सी होगा। तो हमने पढ़ा कि योग के लिए ये जो इसके प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे कि क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक की या प्रतिलोम की जो है, तो वो सभी यहाँ पर क्या है, लागू हो रही है। परंतु हम जैसे देखते हैं कि अगर हम व्यकलन करते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है, तो व्यकलन करते हैं तो जैसे हमने नॉर्मली हमने संख्याओं का बात करते हैं, संख्याओं को जैसे 2+3 है, तो 2+3 है तो उसको हमने ऐड किया तो हमें 5 मिला, और अगर हम 3+2 को ऐड करते हैं तो भी हमें 5 मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2-3 करते हैं तो हमें -1 मिलता है, परंतु 3-2 करने पर हमें +1 प्राप्त होता है, यानी ये जो व्यकलन वाले जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स जो है वो व्यकलन के लिए क्रम विनिमयता नहीं, प्रभावी नहीं है क्रम विनिमयता। मैट्रिक्स व्यकलन का क्रम विनिमयता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैट्रिक्स के अदिश गुणन की। तो हमने योग कर लिया और व्यकलन कर लिया, तो व्यकलन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार इसका व्यकलन किया जाता है, परंतु क्रम विनिमयता व्यकलन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी। फिर बात करते हैं अपने मैट्रिक्स के अदिश गुणन की। मैट्रिक्स का अदिश गुणा, मैट्रिक्स का अदिश गुणा, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, से यदि मैट्रिक्स ए जिसको हम AIJ M×N से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
इसको हमने ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन से डिनोट किया है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर हम किसी कोई हमारे पास कोई संख्या के है, जैसे कि हमने मान लिया कोई संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों, के है, तो उससे हम इसका गुणा करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं गुणा के अंदर। यदि मैट्रिक्स ए तथा के क्या है, यहाँ पर कोई अदिश राशि है, कोई अदिश राशि हो तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को किससे गुणा किया जाएगा, के से गुणा करने पर प्राप्त एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स ए का के से अदिश गुणा कहलाता है। इसे हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, इसे हम के ए या हम इसे ए के साथ भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका मान हमारे पास क्या है 5 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम इसका अदिश गुणा करते हैं, किससे करते हैं, जैसे कि के बराबर ले लेते हैं हम, के बराबर 7 से अदिश गुणा करने पर, तो 7a बराबर क्या होगा, 7a लिखो इसे, या a7 लिख सकते हैं इसको अपने, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया 7a इज इक्वल क्या होगा 7 5 35, यानी हम पहले इसको आराम से लिख देते हैं 5 × 7, ठीक है, और 2 × 7, यानी ये जो सभी अवयव है इन सभी अवयवों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 एंड 4 × 7। तो 7a जो है हमारे पास मैट्रिक्स वो हमें अदिश गुणा होने के पश्चात मिल जाएगी 35 14 21 और 28, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो 7a मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका कौन सा गुणा, अदिश गुणा हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ नियम हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अदिश गुणन के गुणधर्म जो है, अदिश गुणन के गुणधर्म, इसके अंदर कौन कौन से जो गुणधर्म हैं वो लागू होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उनको हमने ऐड कर दिया अगर, और फिर हम कोई अदिश गुणा करते हैं कोई संख्या m से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी a का m से, फिर a इस b का m के साथ, यानी अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका किसी संख्या से अदिश गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, अलग अलग किसी संख्या से अदिश गुणा हम करते हैं अलग अलग मैट्रिक्स से, तो फिर उनको बाद में गुणा करने के पश्चात ऐड करते हैं
तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो सेम वैल्यू इसके अंदर में प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंगल अदिश राशि के साथ गुणा करने पर। फिर बात करते हैं हम और किसी एक से अदिश राशि से हमने अन्य दो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके साथ गुणा कर दिए। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो अदिश राशियां हैं, उनका हमने ऐड किया, फिर किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होगी? अगर हम अलग अलग इस अदिश राशि जो है वो अलग अलग अदिश राशि के साथ गुणा करके और फिर ऐड करते हैं हम, तो भी जो हमारे वैल्यू प्राप्त होने वाली है वो क्या होगी दोस्तों? सेम होगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार करेंगे तो थोड़ा जो है वो लेंथी हो जाएगा और इस प्रकार थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हमने किसी एक अदिश राशि से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो उसके पश्चात अगर हम उस एक और अदिश राशि से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होने वाला जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार का होगा? तो वो हम उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी उसको ये जो हमारे पास एक अदिश राशि से मल्टीप्लाई की हुई थी जिस अपने मैट्रिक्स की, तो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, यानी m n और a इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, या अपने इसको बाहर करके और इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर इक्वल होगा, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये आपस में क्या होगी? तीनों की तीनों एक दूसरे के बराबर होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका मैट्रिक्स का अदिश गुणन के गुणधर्म। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के अदिश गुणन के बारे में जाना है और इसके जो गुणधर्म हैं वो क्या क्या थे उनके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैट्रिक्स का जो गुणा है उसके बारे में चर्चा।